हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कर्मी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जितने बच्चे क्लास 10th में या 12th में दोनों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे ये वीडियो कोई अन्य जो भी तैयारी कर रहे होंगे, जो कि एग्जाम देने वाले हैं, जैसे जेई मेंस कोई भी है, जो एग्जाम देने वाले हैं, जिनको बोर्ड एग्जाम पे लिखना है कॉपी पे, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर उनकी कॉपी पे लिखना है तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे प्यार, जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में आप आंसर कैसे लिखोगे। एग्जामिनर जो होता है वो क्या देकर आप लोगों को नंबर पूरा का पूरा देता है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करा देता है। सबसे मेन स्किल होता है राइटिंग स्किल। अगर राइटिंग स्किल अगर आप सीख जाते हो तो किसी भी एग्जामिनर को आप लोग प्रभावित कर पाओगे और उसे जितना चाहोगे ना उतना नंबर ले पाओगे। मेरे प्यार बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं कि ताकि जितने भी मेरे छात्र हैं जो इस बार पेपर देने वाले हैं, उनका सबका परसेंटेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो गलती ना करें, वो राइटिंग स्किल को सीख पाए और वो प्रेजेंटेशन अपनी कॉपी को इतना बेहतरीन तरीके से करें कि एग्जामिनर जब उनकी कॉपी चेक करना तो भर भर के नंबर दे। तो आखिरकार कौन से वो पॉइंट है, सारा का सारा चीज बताने वाला हूं, वो भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं, खुद अपने हाथों से लिखकर बताने वाला हूं कि कैसे आप लोगों को प्रेजेंटेशन करना है अपनी कॉपी को। मेरे प्यार बच्चों, चलिए पहला पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, जो एग्जामिनर को प्रभावित करता है, वो है मेरे प्यार जो हैंड राइटिंग। सबसे मेन आप लोगों का कि साफ और सुंदर हैंड राइटिंग रखें। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखने जा रहे हो, चाहे किसी अन्य परीक्षार्थी जो है, जो किसी अन्य पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, अगर वो लिखना है उस पेपर को, तो पहली बात ध्यान रखना कि साफ और सुंदर हैंड राइटिंग रखें। मतलब जो भी वर्ड लिख रहे हो ना, वो आपका साफ सुंदर और अच्छा हैंड राइटिंग में होना चाहिए। मतलब कि अक्षर स्पष्ट हो और एग्जामिनर को पढ़ने में परेशानी न हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉपी को इतना इस प्रकार लिखना है, जिनकी राइटिंग अच्छी होगी जाहिर सी बात वो अच्छा लिखेंगे, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी वो क्या करेंगे, तो वो उस वर्ड को इतना अच्छे से लिखेंगे, मतलब बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, इतना साफ साफ लिखेंगे कि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, उस वर्ड को एग्जामिनर क्या कर पाए, पढ़ पाए। अगर यह काम आपने कर दिया तो समझिए कि आपके नंबर मिलने वाले हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं, एक नंबर एग्जामिनर चाह कभी नहीं काट सकता है। मतलब कि हैंड राइटिंग आप बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग मेरे प्यारों जो 70 क्या 60% मान के चलो, 70 नहीं 60%, उसे 70% भी होता है लेकिन मैं 60% ही लेकर चल रहा हूं कि 60% राइटिंग मायने रखता है। 60% राइटिंग आपका मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखना। तो वही मैं कह रहा हूं, जब भी कॉपी लिखने जाओ ना, तो इतना साफ सुंदर लिखो कि कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करे तो उस वर्ड को अच्छे से पकड़ पाए कि आपने लिखा क्या है। इसके बाद मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को कैसे लिखना है। ये देखो, यहां पे दो कॉपी में आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। अब यहां पे देखो अच्छे तरीके से हेडिंग लिखा गया है, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट बनाया गया, जो भी वर्ड लिखा गया जिसको हम पढ़ सकते हैं, जैसे डियर सुनील, आई एम वेरी ग्लैड टू इनवाइट यू टू माय इल्डर। कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। अब ये देखो, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यही चीज समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूं। यही चीज जब इसको आप समझ जाओगे ना तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाओगे। अब यहां पे देखो, जब इसको कोई चेक करेगा ना, तो पहली बात उसको अच्छे से समझ में आ नहीं रहा है कि वर्ड क्या लिखा है। लिखा तो है, भले ही आंसर सही लिखा हो, अगर मैं मान के चलता हूं कि आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा है, मैं मान के चलता हूं कि आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा है, लेकिन उसको कोई पढ़ेगा तब तो मालूम चलेगा कि करेक्ट लिखा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसी राइटिंग का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है, ऐसी राइटिंग का प्रयोग नहीं करना है। आपको जो भी वर्ड लिखना है इस तरह आप प्रेजेंटेशन कीजिए, मतलब बिल्कुल साफ वर्ड में लिखिए, सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर उसको अच्छे से पढ़ पाए। यह बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना, जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, खासकर उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले, उसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। समझ में आ गया? भले ही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, गलत शब्द ही लिख रहे हो, दूसरे का ही आंसर लिख दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनर उसको पढ़ पाए कि आपने लिखा क्या है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, लो दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, राइटिंग स्पीड अच्छी रखें। अब ये क्या है गुरुजी, अब समझो, इतनी तेजी से लिखें कि पूरा पेपर समय पर पूरा हो जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी राइटिंग मतलब जो होता है स्पीड इतना लो होता है, इतना लो होता है कि पता चलता है कि टाइम आपका ओवर हो गया, टीचर ने पेपर शीट लेना चालू कर दिया कि दो भाई टाइम हो गया, और वो कहते हैं सर रुकिए अभी 3 प्रश्न मेरा छूट गया है। तो मेन चीज यही होता है, 3 प्रश्न छूटने का मतलब कि नंबर आपके भाई कम आएंगे। वही मैं कह रहा हूं कि राइटिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। मतलब अगर आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है पेपर को हल करने के लिए, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो उसके नंबर आपको काट लिए जाएंगे, उसको नंबर मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब ये कैसे सुधरेगा ये बता देता हूं। राइटिंग स्पीड
जो बता रहा हूं ना अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना। अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, 10 मिनट का भी अगर आपके पास समय है ना, तो आप क्या कीजिए कि एक पेपर ले लीजिए, सादा पेपर अपने घर से ही लेके चले जाइए एक पेज। देखिए कि एग्जाम जो अब स्टार्ट होने वाला उसके आधे घंटे पहले बाहर ही अपने हाथ से कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दीजिए। जो आपके जैसे जीवन परिचय वाले में जीवन परिचय ही एक बार लिखना चालू कर दीजिए। वो आपके हाथ का जो है वार्म अप हो जाएगा। और जब हाथ का वार्म अप हो जाएगा, आप डायरेक्ट अब जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो थोड़ी-सी भी परेशानी नहीं होगी और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बैठेगी और लिखो भी वो फास्ट। मतलब लिखोगे भी आप फास्ट, इस बात को हमेशा दिमाग में रख लेना। तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों को वार्म अप हो जाएगा। अगर कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अगर पेपर नहीं ले जा पाते हैं लिखने के लिए, तो एयर में ही वो वार्म अप कर सकते हैं। मतलब आप पेन ले लो, हाथ से ही कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दो। हाथ से ही कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दो। मतलब अपने हाथों को क्या करना है, वार्म अप करना है। अपने हाथों को वार्म अप करना है, ताकि कोई परेशानी ना हो, एग्जाम हॉल में बैठो डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर दो। तो उससे स्पीड आप लोगों की काफी अच्छी हो जाएगी और समय से अपने पेपर को क्या कर पाओगे, सारे के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर हो रहा है जो बता रहा हूं? दिमाग में रख लेना, इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं। ये स्पेशल आप लोगों के लिए बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि प्रश्न संख्या सही लिखें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रश्न कर रहे हैं ना उसको सही लिखो। लिखा गया कि जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसकी संख्या सही और स्पष्ट लिखें। बिना प्रश्न उत्तर के 1 नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन किया है, प्रश्न उत्तर डाला ही नहीं है, तो एग्जामिनर किस बेस पे आपकी कॉपी चेक करेगा? उसको कैसे मालूम चलेगा कि आपने किस प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रश्न उत्तर 5वां कर रहे हो, तो आप यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि प्रश्न उत्तर संख्या 5वां। आपको लिखना पड़ेगा कि प्रश्न उत्तर संख्या 5वां। आप हेडिंग डालने के बाद तब उस प्रश्न का जवाब लिखिए, उत्तर लिखिए। तो समझ में आ गया? कोई भी प्रश्न कर रहे हो ना तो उसका प्रश्न उत्तर लिखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। नहीं लिखोगे 1 नंबर नहीं मिलेगा, वो तो आपका कटेगा। एग्जामिनर उसको चेक ही नहीं करेगा, भले ही उत्तर आपने कितना ही स्पष्ट क्यों ना लिखा हो। समझ में आ गया कैसे लिखना है? ये भी बता देता हूं, देख लो। यह है मेरे प्यार बच्चों कि आपको ऐसे लिखना है। कोई भी वर्ड लिख रहे हो ना, देखो 100 में मिला है 98 नंबर इस लड़के को। 100 में कितना नंबर मिला है? 98। उसका कारण है भाई कि देखो, खंड क, प्रश्न उत्तर संख्या पहला, पहले का क का तीसरा उत्तर, ख का चौथा उत्तर सही है, ग का दूसरा। देखिए कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है। एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी हो रही है कि किसका कौन प्रश्न लिखा है। जैसे ये देखो, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों का जवाब मिल गया उसको। आराम से 10 नंबर उसको दे देगा। तो ये होता है लिखने का तरीका। मतलब कि आपको प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। अगर नहीं डालते भाई दबे, एग्जामिनर क्या चेक करेगा? किस प्रश्न का उत्तर है भाई, वो कैसे चेक करेगा? नहीं चेक करेगा। क्रॉस लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखो ये पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट आपका चौथा। पॉइंट आपका क्या है? चौथा। ध्यान से समझना। कह रहा है कि उत्तर की शुरुआत सीधे पॉइंट से करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लगते हैं घुमाने के लिए, लगते हैं घुमाने। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि आपका नाम क्या है, तो आप डायरेक्ट बता दो मेरा नाम रोहन है, सोहन है, मोहन है। डायरेक्ट लिखो कि मेरा नाम रोहन है। अब ये ना लिखो कि मेरे पिताजी का क्या नाम है, चाहे मेरे दादाजी का नाम क्या है। मेरे दादाजी के लड़के मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के मैं पुत्र मैं खुद हूं और मेरा नाम यह है। मतलब ऐसे घुमाना नहीं है, आपको डायरेक्ट बता देना। तो वही मैं कह रहा हूं कि उत्तर की शुरुआत सीधे पॉइंट से कीजिए, सीधे पॉइंट। ठीक है, जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब तुरंत दीजिए। वही कह रहा है कि अनावश्यक भूमिका या घुमाकर उत्तर लिखने से बचें। अगर घुमाकर लिखोगे, भले ही सही आपने लिखा है, तो एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता है। 2 मिनट के अंदर सारी की सारी कॉपी उनका चेक करना पड़ता है। अगर एग्जामिनर आपने आपके कॉपी चेक करा, उस कॉपी पे अगर समय बिताने लगा, तो समझिए कि नंबर आपके कमाने वाले हैं, 100% कमाने वाले हैं। क्योंकि जब समय देने लगेगा तो वो बढ़िया से चेक करने लगेगा। जितना कम समय देगा आपके कॉपी पे, उतने ही अच्छे अंक मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग, ये सत्य बात है। तो मैं कह रहा हूं ना कि शुरुआत जो करोगे किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने का, डायरेक्ट पॉइंट, जो प्रश्न पूछा है उसका डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है? आंसर लिखना है। इसके बाद आइए पांचवा। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि हेडिंग का प्रयोग करें। बिना हेडिंग का प्रयोग करने से आंसर आपके काट लिए जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जब भी करो तो हेडिंग आपको डाल के करना है। तो लंबे उत्तर में अलग अलग हेडिंग देकर उत्तर आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 हेडिंग होती है। जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे ना, तो 4 से लेके 5 हेडिंग होती है। उन हेडिंगों को आपको डाल के तब उत्तर लिखना है। यह नहीं कि एक हेडिंग हमने डाल दिया, पूरा का पूरा पैराग्राफ छाप दिया, तो उससे नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को हमेशा हेडिंग बनाकर लिखी जाती है। चाहे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे रहा हो तो उसका हेडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है।
चलो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये है, ठीक है, यह है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो 3 हेडिंग बन गया यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हेडिंग, 3 हेडिंग। जैसे 2 से अधिक स्तर, ये पहली हेडिंग हो गया, ये आपका दूसरी हेडिंग हो गया, ये आपकी तीसरी हेडिंग हो गया। मतलब हेडिंग बना बना के आंसर को लिखा गया। देखिए पूरा का पूरा नंबर भी मिला है, एक नंबर एग्जामिनर चाह के भी नहीं काट सकता आप लोगों को। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आपकी हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग है, इसके बाद फिर एक नीचे हेडिंग है, इसके बाद उसका उत्तर लिखा गया है। तो इस तरह आप लोगों को फॉर्मेट में लिखना है। हेडिंग बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। चीजें क्लियर हो रहा है, जो बता रहा हूं ना उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा ना कि इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कोई खास जानकारी आपको बताएगा नहीं, और ये बहुत मायने रखती है। होता है ना कि कोई लड़का दिन भर पढ़ाई करता था लाइब्रेरी में, लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम आए हैं, और कोई लड़का 2 ही घंटा पढ़ता था लेकिन उसके मार्क्स बहुत ज्यादा जाए हैं। मतलब कैसे आया है उसका ज्यादा मार्क्स? मतलब उसकी राइटिंग स्किल, वो समझ गया कि बोर्ड एग्जाम में हमको लिखना कैसे है, अपनी कॉपी को प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसको ये तरीका मालूम चल गया है। इसके बाद आगे आओ, आगे आपका क्वेश्चन मतलब पॉइंट 6 है। पॉइंट 6 क्या कहता है कि जहां संभव हो पॉइंट में लिखे। मतलब अगर कुछ पॉइंट अगर आपको मालूम है तो उसको पॉइंट में लिखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। मतलब 5-6 महत्वपूर्ण बातें हो तो उन्हें क्रमांक 1 2 3 में लिखकर बेहतर उसको कर सकते हो आप, ठीक है, उससे बेहतर होता है कॉपी। कैसे समझो, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको अगर पॉइंट बनाकर लिखोगे ना तो एग्जामिनर ज्यादा प्रभावित होगा, उसको पढ़ने में आसानी होगी। वो जान जाएगा कि हाँ 1 2 3 4 पॉइंट आपने अच्छे अच्छे पॉइंट लिखा हुआ है, उसी को पढ़ के वो निर्धारित कर देगा। अब पूरा का पूरा पैराग्राफ छाप दोगे तो वो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, वो नंबर काट लिया जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन को पॉइंट बनाकर लिखो अगर संभव हो सकता है तो। कैसे, देखो यह है। अब यहां बोला है कि राजनीतिक दलों के कार्य, अब उसने बनाया है कि पहला पॉइंट बना दिया यहाँ पे सरकार बनाना, ठीक है, दूसरा डाला है जनपद का निर्माण, तीसरा है जनता की प्रशिक्षण देना, इसके बाद चुनाव की संचालन करना। मतलब देखो 4 पॉइंट बना दिया, 4 पॉइंट बनाकर लिख दिया। अगर वो चाहता ना इस पे 4 के 4 नंबर मिलेंगे। अब मैं बता देता हूं, अगर सिर्फ एक हेडिंग डालकर पूरा का पूरा उत्तर लिख देता ना उसको 2 नंबर मिलता। यह फैक्ट चीज बता रहा हूं, उसको 2 नंबर मिलता। तो जितने लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले प्रश्न है, 6 नंबर वाले प्रश्न है, तो उसमें कम से कम 4 या 5 हेडिंग बना बना के लिखा करो। ऐसे देखो, भले ही आपने इसमें गलत लिख दिया है, उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दूसरा ही उत्तर बना के लिख दिया है, लेकिन नंबर आपको मिलने वाले हैं आपके प्रेजेंटेशन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लो। पॉइंट है आपका 7, इंपोर्टेंट कीवर्ड अंडरलाइन करें, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आपने इंपोर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया तो एग्जामिनर के पास 2 मिनट होता है कॉपी चेक करने के लिए। उन इंपोर्टेंट कीवर्ड को देखकर आप लोगों को निर्धारित कर देगा कि आपको कितने अंक आने चाहिए, 90 95 कितना आना चाहिए। तो मेन कीवर्ड को अंडरलाइन करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। जैसे उत्तर के मुख्य शब्दों को स्केल से साफ सुथरा अंडरलाइन करो, ठीक है, अंडरलाइन करना है मेरे पास जो कीवर्ड को, जो मेन मेन कीवर्ड है। जैसे हमारा जीवन परिचय लिखते हो तो जन्म, किस सन में उनका जन्म हुआ था, कहां हुआ था, उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी रचनाएं क्या है, उनकी मृत्यु किस डेट को हुई, उनको कौन सा पुरस्कार मिला। ये मेन मेन पॉइंट होते हैं, मात्र 5-6। अगर 5-6 पॉइंट को हाईलाइट करके उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया ना, पूरा का पूरा जीवन परिचय वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मेन मेन कीवर्ड को पढ़ेगा एग्जामिनर, नंबर वहीं से निर्धारित कर देगा। समझ में आ रहा है? चलिए मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये लो, ये देखो यहां पे लिखा है कि खंड व अच्छे तरीके से हेडिंग पूरा लगाया गया है। उत्तर लिखा है तो देखो ये हिंदी से लिया गया है, देखो मेन मेन कीवर्ड को, हिंदी को, गद खंड यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हुए, मेन मेन कीवर्ड को क्या किया हुआ, हाईलाइटेड किया हुआ है। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा ना तो ये नहीं पढ़ेगा, यह पढ़ेगा ही नहीं कि आपने क्या लिखा है, वो यही से पढ़ेगा। गद खंड में लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी बहुत बढ़िया, यहीं से नंबर निर्धारित कर देगा। मात्र 3 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को चेक करके नंबर निर्धारित कर देगा प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। वो चीज मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा ना, वही चीज अप्लाई करना है आप लोगों को। इसके बाद 8वां पॉइंट देखो क्या है। 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट क्या, इसको समझो। 8वां पॉइंट है उत्तर के बीच उचित गैप रखें। यह नहीं कि प्रश्न पहला आ गया बस तुरंत प्रश्न दूसरा स्टार्ट कर दें। प्रश्न पहले के बाद प्रश्न दूसरा स्टार्ट कर रहे हो, कम से कम 2 लाइन का या 1 लाइन का गैप होना चाहिए। 1 या 2 लाइन का गैप होना ही चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। एक उत्तर खत्म होने के बाद थोड़ा स्थान छोड़कर अगला उत्तर आप लोगों को क्या करना है, शुरू करना है। देखो कम से कम, देखो यहां लिखा ना, 1 से लेकर कम से कम 2 लाइन तक गैप होना चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 से लेकर 2 लाइन तक आप लोगों को गैप छोड़ना ही छोड़ना है। कैसे, मैं दिखा देता हूं लाइव प्रूफ आप लोगों को। ये देखो, ये प्रश्न आपको दिख रहा है,
यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर वाला पास, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा गया ना, ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है। अब यहाँ पे 2 लाइन का गैप है, देखो 2 लाइन का गैप है, 2 लाइन का गैप होने के बाद इसने क्वेश्चन बी स्टार्ट किया हुआ है। अब समझ में आया आप लोगों को? तो यह आप लोगों को नियम लागू करना है, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे आओ, अगला पॉइंट देखो, यह है आपका प्रश्न 9 पॉइंट, ठीक है, मतलब आपका पॉइंट 9 कह रहा है कि ज्यादा कटिंग से बचे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कटिंग से आपको बचना है। अगर पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने लिखा है, मात्र 2-3 जगह आपने कट लगा दिया इस तरह, तो एग्जामिनर का ध्यान उस कट पे जाएगा, पूरा पैराग्राफ में नहीं जाएगा, उस कट पे जाएगा। जैसे ये सफेद कपड़ा, अगर मान लो ये सफेद कपड़ा रहता मेरा, अगर थोड़ा सा दाग अगर यहाँ पे लग जाता ना, तो आदमी पूरा कपड़ा नहीं देखता, उस दाग को देखेगा। तो मेन चीज यही हो जाती है, ठीक है, कि गलती होने पर पूरे उत्तर को गंदा ना करें, गलत शब्द पर एक सीधी लाइन लगाएं। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं ये तो गलत वर्ड हो गया, इसको मुझे करना है, तो ऐसे काटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वर्ड आपने लिखा है तो एक बार सीधी लाइन इस तरह उस पर कर देना है। मैं दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं है क्या भाई? चलो मैं दिखा भी देता हूं, देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपने राकेश गलत लिख दिया, आपने राकेश लिख दिया, राकेश होना चाहिए था राकेश लिख दिया, आपको लग रहा है कि ये तो गलत हो गया है, तो आपको पेंसिल से बस ऐसे कर देना है, देखो ऐसे, यह नहीं कि आप ऐसे करने लगोगे, ऐसे करने लगोगे तो और भद्दा दिखने लगेगा, ठीक है, और आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा नंबर। तो हो सकता है तो आप पेंसिल से काट दो, या तो उसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो, उसी तरह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, कि डायग्राम जरूर बनाए जहां जरूरी हो। जिस भी प्रश्न का, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी का पेपर दे रहे हो, मैथ का पेपर दे रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में अगर डायग्राम बनाने के लिए आ गया ना, डायग्राम को आपको 100% बनाना है, डायग्राम आपको 100% बनाना, इस बात को ध्यान रखना। चाहे वो विज्ञान का, गणित का, भूगोल का, चाहे किसी भी आरेख, साफ और लेवल के साथ उसका क्या करना है, डायग्राम बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, लो देख लो डायग्राम बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन में देखो यह प्रश्न जब आया है तो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। इससे अगर 5 नंबर का ना, तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, और कोई लड़का अगर डायग्राम नहीं बना रहेगा ना, उसको 3 नंबर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर उसको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या किया गया है, डायग्राम का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भी डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे भी डायग्राम बनाया गया है। जहां पे उचित है, जिस प्रश्न में डायग्राम लगता है कि हाँ बनाया जा सकता है, उसको डायग्राम आपको बनाना है। इस बात को हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट आपका 11 कह रहा है कि न्यूमेरिकल सही फॉर्मेट में हल करें, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल हल करने के लिए आपके पेपर में आ जाता है, तो न्यूमेरिकल सही फॉर्मेट में हल करना है, मतलब सबसे पहले दिया है, इसके बाद सूत्र का प्रयोग करोगे, इसके बाद उसका मान रखोगे, फिर कैलकुलेशन करके तब जाके अंतिम उत्तर, वो भी यूनिट के साथ। यूनिट आपको लिखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, मैं दिखाता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे यह प्रश्न है, इस प्रश्न में देखो यहाँ फिगर है, फिगर भी दिया है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि दिया है, क्या दिया है, प्रतिरोध का मान, विभवांतर का मान, क्या ज्ञात करना है, उसका अलग अलग वैल्यू यहाँ पे लिखा है। फिर हल लिखा गया है, सूत्र का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे 22 एम्पियर, मतलब यहाँ पे यूनिट भी लिखा गया है। मतलब इस प्रकार आपको हल करना है। अगर इस फॉर्मेट में हल करते हो ना, तो 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो एग्जामिनर 10 में 10 नंबर देगा। अगर यूनिट नहीं लिखो रहोगे ना, सिर्फ यूनिट छूट जाती है, तो वहां पे भी आपके 2 नंबर 1 नंबर काट लिए जाते हैं, सिर्फ यूनिट पे। तो सब कुछ मायने रखता है। अगर आपको टॉपर बनना है, तो इन चीज गलतियों से क्या करना होगा, आप लोगों को बचना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट आपका 12, फार्मूला को स्पष्ट लिखो। अगर गणित का पेपर दे रहे हो, केमिस्ट्री रिएक्शन कर रहे हो, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर रहे हो, तो उसके बगल में जब आप उसको सॉल्व करो ना, बगल में अगर फार्मूला है, तो फार्मूला आपको लिखना है। मतलब गणित और विज्ञान या न्यूमेरिकल में फार्मूला को अलग से आपको लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे ई बराबर है MC² होता है ना, मैं दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये प्रश्न है, यह प्रश्न तो यहाँ पे सूत्र लिख दिया ऑलरेडी, कि भाई किस सूत्र का प्रयोग करके यह प्रश्न सॉल्व किया गया है। जहां पे भी सूत्र की आवश्यकता होगी ना, वो सूत्र लिख दिया जाएगा। यहाँ पे देखो यूनिट लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो सूत्र का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सूत्र का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आवर्धन का, यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मतलब सूत्र आपको ब्रैकेट में लिखते हुए चलना है, ठीक है, ताकि उससे नंबर आप लोगों की एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काट सकता, बल्कि नंबर और ही ज्यादा देगा। उसके नजर में आपका इंप्रेशन और ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लो अगला पॉइंट है
कि आंसर को जरूरत से ज्यादा लंबा ना करें, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आंसर को जरूरत से ज्यादा लंबा ना करें, जितना पूछा गया है उतना ही सही और सटीक उत्तर दें, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2 नंबर का प्रश्न है, उसको क्या आप एक पेज में लिखोगे? एग्जामिनर को भी मालूम होता है कि 2 नंबर का प्रश्न है तो 4 लाइन बहुत है उसके लिए। अगर एक पेज में लिख दोगे ना तो एग्जामिनर वहीं से नंबर काट लेगा, वो समझ जाएगा कि बस करो आपने बनाकर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है या किसी दूसरे का उत्तर लिख दिया है। अगर वही उत्तर अगर 4 लाइन में अगर आप लिखोगे, भले ही गलत लिखोगे, लेकिन एग्जामिनर की नजर में आप लोगों का आंसर सही माना जाएगा। वो सोचेगा बिल्कुल सही लिखा है भाई, फॉर्मेट तो उसको मालूम है कि 2 नंबर का प्रश्न तो 4 लाइन में लिखना है। अगर 4 नंबर का प्रश्न है, 8 लाइन में लिखो। 6 नंबर का प्रश्न है तो 1 से लेकर 1.5 पेज में लिखो। यह फॉर्मेट जिसको मालूम चल गया वो गलत भी लिखकर एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना। कोई चीज बताएगा नहीं आप लोगों को, ये फैक्ट चीज है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इसके बाद है अगला आपका कि अंतिम 10 से 15 मिनट रिवीजन के लिए रखें। मतलब कि अगर आपका पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का, तो आप ध्यान रखें कम से कम 20 मिनट पहले आप लोगों को पेपर सॉल्व कर लेना है। 20 मिनट पेपर सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से प्रश्न मिला लीजिए कि कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यह बात मैं फैक्ट आप लोगों को बताता हूं और सारे लोग इस बात से एग्री होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेपर सॉल्व करते जाते हैं, मान लीजिए बीच में कोई प्रश्न नहीं आता है उसको छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं लास्ट में करूंगा। और क्या करते हैं कि लास्ट में जाते 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 उनका पूरा टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है। जब वो घर जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे यार लास्ट में कि मेरा तो प्रश्न छूट गया 5वां, मेरा तो 7वां प्रश्न छूट गया, मेरा तो तीसरा प्रश्न छूट गया। इसलिए मैं बोला हूं कि अगर 15-20 मिनट पहले अगर आप सारे सारे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो आपके पास समय रहेगा एक बार कॉपी मिलाने को। बाय द वे कोई प्रश्न छूटा रहेगा तो उस 15 से 20 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यह आपको दिमाग में थॉट लेके चलनी है जब भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखोगे। तो समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आ गया अगला पॉइंट कि पूरी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। जब आप कॉपी लिख रहे हो ना तो पूरी की पूरी कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब साफ हैंडराइटिंग होनी चाहिए, सही क्रम में आपको लिखना है, हेडिंग डालना है, अंडरलाइन करना है, डायग्राम बनाना है और उचित स्पेसिंग रखना है। मेन चीज यही है, मेन चीज मेरे प्यारों चो यही है, जिसको अगर यह आ गया वो बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर पाएगा, टॉपर बन जाएगा। मतलब हेडिंग उनको अनिवार्य है, सही क्रम में लिखना है, हेडिंग आपको डालना है, अंडरलाइंस करना है और डायग्राम का प्रयोग करना है और स्पेसिंग गैप रखना है हर एक प्रश्नों में। चीजें क्लियर होती जा रही हैं? चलिए जैसे में यह चीज लिखा हुआ है देखिए कितना अच्छे से इस प्रश्नों को कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन किया गया है। आकृति हेडिंग लिखा गया है, डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है और गैप का भी प्रयोग किया गया है, सूत्र का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, यूनिट का भी प्रयोग किया गया है, मेन मेन पॉइंट को यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा गया है। अब क्या चाहिए आपको? अगर ऐसे लिख दोगे तो भाई नंबर ही पूरा का पूरा मिल गया आपको, टॉपर आप ही कहलाओगे, इस बार का टॉपर आप ही कहलाओगे। बस आप अच्छे से तैयारी करके जाओ। इतना अच्छा नॉलेजमेंट पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कोई नहीं देगा। पूरा का पूरा पॉइंट बता दिया हूं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल के पास जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को शेयर कर देना उन विद्यार्थियों के पास जो इस बार बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।